अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 1898 का सेक्शन 2 के तहत आज हम पढ़ेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर इसकी डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 6 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल कोड्स, जिसके अंदर क्रिमिनल कोड्स को कितनी क्लासिफिकेशन के अंदर मजीद डिस्क्राइब किया गया है, कोर्ट ऑफ सेशन क्या है, मैजिस्ट्रेट्स क्या है, मैजिस्ट्रेट की पावर क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन की पावर क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशल सेशन जज की क्या पावर है, ये आज हम अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। किसी भी लॉ का जो स्टार्ट होता है वो उसके शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट से होता है। तो इसमें हमें ये बताता है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1 जुलाई 1898 को नाफिजुल अमल हुआ और इसका एक्सटेंड होल ऑफ पाकिस्तान पे है। मजीद सेक्शन 2 सब क्लास ए के अंदर एडवोकेट जनरल के बारे में बयान किया गया कि हु इज़ एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल से मुराद इसके अंदर शामिल है वो गवर्नमेंट वकील या फिर वो गवर्नमेंट वकील जनरल या सरकारी वकील जो क्या करता है, सरकार के बिहाफ पे काम करता है, जो कि स्टेट के केस को परस्यू करता है, स्टेट के केस को डिफेंड करता है। इसके आगे मजीद सेक्शन 2 सब क्लॉज बी बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस से क्या मुराद है? बेलेबल ऑफेंसेस से वो तमाम तर ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर सज़ा 1 से 3 साल तक होती है, जिसके अंदर बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट होती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से मुराद वो तमाम तर ऑफेंसेस हैं जो कि 497 सब क्लास 1 प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल, जो कि 497 सीआरपीसी की प्रोहिबिटरी क्लास के अंदर फॉल करते हैं। वो ऑफेंसेस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है जिसके अंदर बेल इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट बट इट आल्सो अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। तो उसके अंदर डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट देखी जाएगी। चार्ज से मुराद कोई भी ऐसा हतमी इल्ज़ाम है जो एक एफआईआर के अंदर किसी भी बंदे पर लगाया जाता है। एक एफआईआर के अंदर 302 भी जुर्म है, 440 भी है, 148 भी है। तो एक एफआईआर के अंदर उस पर 4 इल्ज़ाम है। तो क्या इसके अंदर ये मजीद इसके अंदर जो डेफिनेशन के अंदर ये है कि 4 से मुराद कोई भी ऐसा इल्ज़ाम है वो एक या एक से ज़ायद भी हो सकता है। एक ही एफआईआर के अंदर एक बंदे पे 3 से 4 इल्ज़ाम हो सकते हैं। उसने डकैती भी की, उसने डकैती दौरान मज़ामत उसने बंदे को कत्ल भी कर दिया तो 302 भी लग गई उसके ऊपर। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या? कॉग्निजेबल ऑफेंस से मुराद वो दस्तंदाजी जुर्म है जो अंडर सेक्शन 154 के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर पुलिस क्या करती है, अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट। एंड नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर पुलिस कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट से मुराद वो हमारी हाईएस्ट कोर्ट है जो क्रिमिनल अपील और रिवीजन के अंदर फॉल करती है हमारे सूबे के अंदर। हमारे सूबे के अंदर वो सबसे बड़ी आला अदालत जो क्रिमिनल अपील और रिवीजन के हवाले से डील करती है। इंक्वायरी से मुराद वो तमाम तर प्रीलिमिनरी हकाइक जो पुलिस कोर्ट के अंदर लेके आती है, और ये जो इंक्वायरी है ये कौन कंडक्ट करता है? ये मजिस्ट्रेट करती है या अदालत करती है। जितने भी हमारे कई स्पेशल लॉज लाइक लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है जिसके अंदर जो प्रिलिमिनरी स्टेज है वो उसमें पुलिस इंक्वायरी करती है। हल्का पटवारी से पूछा जाता है कि वाकई इस बंदे का इस जगह पे कब्जा था कि नहीं। तो लाइक इंक्वायरी जो है वो एक प्रीलिमिनरी तहकीक है, इब्तदाई तहकीक है उस जुर्म से मुतल्लिक जो एक इस्तगासे के अंदर उस पर लगाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन से मुराद बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो कि पुलिस इकट्ठा करती है किसी भी बंदे के अगेंस्ट। वो तफ्तीश में हम उसको डिस्कस करेंगे जब हम आगे चैप्टर 14 पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम मज़ीद इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक मकसद ही ये होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसके अंदर पुलिस के पास ये राइट नहीं है कि जो आजकल हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि वो 173 की रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे किसी को गुनहगार बेगुनाह ये कर रहे हैं। इनका कहीं पर भी नहीं है। अगर हम ये अभी डेफिनेशन पढ़ें तो इसके अंदर हमें लिखा मिलेगा कि अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय अ पुलिस और एनी पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट, यानी कि मजिस्ट्रेट से हट के जिसको हु इज़ ऑथराइज्ड बाय अ मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, यानी कि मजिस्ट्रेट अगर किसी भी पुलिस ऑफिसर को कहे कि तुमने इस मुकदमे की तफ्तीश करनी, उस तफ्तीश का मकसद सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस होना चाहिए कि ना अपनी राय देना। जुडिशल प्रोसीडिंग से मुराद वो तमाम तर कार्रवाई है जो दौरान शहादत अदालत के अंदर या हलफ दिया जाता है या शहादत दी जाती है, वो क्या है? वो जुडिशल प्रोसीडिंग का हिस्सा है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन विच अ पुलिस कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट।
ऑफेंस, ऑफेंस से मुराद कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा हरकत अगर वो करता है जिसके मुतल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर उसे जुर्म करार दे दिया गया। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा जाली करेंसी बनाता है, वो एक जुर्म है। उसके मुतल्लिक काउंटरफीट एक चैप्टर है, काउंटरफीट ऑफ कॉइन है, उसके अंदर करेंसी है, उसके अंदर हम जाली कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल सही लगे उसके मुतालिक बयान किया गया। तो जब हम ऑफेंस, कोई भी ऐसा जुर्म जिसके अंदर कोई भी बंदा या तो वो जुर्म को करता है और वो जुर्म हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर उसे जुर्म करार दे दिया गया, तो ऐसे चीज़ को हम जुर्म कहेंगे। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, एसएचओ से मुराद एक ऐसा पर्सन है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसका काम क्या होता है, थाने की सुपरविजन करना होता है, जिसके अंडर सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, ये इनको नफरी दे दी जाती है। और अगर एसएचओ कंसर्न अपनी थाने में मौजूद ना हो तो एज पर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इनकी हरारकी है, वो जिसको चाहे सब इंस्पेक्टर, एएसआई या कांस्टेबल को उसकी गैर मौजूदगी में वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे सकता है। प्लेस से मुराद कोई भी ऐसा घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, टेंट हो सकते हैं, वेसल हो सकती है। प्लीडर से मुराद कोई भी ऐसा मुख्तार या कोई भी ऐसा वकील जो अपने क्लाइंट को या किसी बंदे को रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट के अंदर। पुलिस स्टेशन से मुराद कोई भी ऐसी जगह है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि ये पुलिस स्टेशन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मुराद ऐसा शख्स है जो अंडर सेक्शन 492 सीआरपीसी के तहत किसी भी बंदे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर लगाएगी, वो उस बंदे को प्रोसिक्यूटर लगाएगी जो क्या करेगा, स्टेट के केस को परस्यू करेगा, स्टेट के केस को डिफेंड करेगा और उससे रिलेटेड जो भी स्टेट से रिलेटेड जो जो लोग प्रेजेंट होंगे उनकी एविडेंस रिकॉर्ड करवाएगा। ये काम किसकी जिम्मेदारी है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिम्मेदारी है। सब डिवीजन से मुराद वो तमाम सब डिवीज़न है जो एक ज़िले के अंदर आती है। इनको मज़ीद ऐड भी किया जा सकता है, इनको आल्टर भी किया जा सकता है। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर पीनल कोड, वो तमाम तरह ऑफेंस जो ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जिनकी तफ्तीश की जाती है, उनका ट्रायल इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ही चलाया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंक्वायर किया जाएगा और ट्राई किया जाएगा। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उन तमाम ऑफेंसेस का ट्रायल करेगा जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर दर्ज हैं। आगे हम अपना टॉपिक और चैप्टर 2 जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, उसके मुतालिक पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स, beside the high court and the code constituted under any law other than this code for the time beginning forth, there shall be two classes of criminal code in Pakistan, namely court of session, court of magistrate. There shall be the following classes of magistrate, namely magistrate of the first class, magistrate of the second class and magistrate of the थर्ड क्लास। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को इस तरह बयान किया गया है कि सबसे पहला जो उसने बता दिया हमें कि हाई कोर्ट है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस को देखती है। तो क्या ये ट्रायल कर सकती है? बिल्कुल ये ट्रायल कर सकती है। कोई भी ऐसे इशू जो पब्लिक एट लार्ज जिससे मुतासिर हो, या जिसके अंदर कुछ सीरियस नेचर का मसला हो, या जिसके अंदर कोई हाई डिग्निटी इन्वॉल्व हो, जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस हो गया, ज़ैनब मर्डर केस हो गया, तो ऐसे तमाम तर केसेस जो एक हाई सैंक्टिटी या हाई डिग्निटी रखते होंगे, उनका ट्रायल हाई कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा अंडर सेक्शन 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अब हाई कोर्ट में अगर ट्रायल चलाया जाएगा तो हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। उसने क्रिमिनल अपील भी सुननी है, सिविल अपील भी सुननी है, उसने अपनी आर्टिकल 199 के तहत जो उसकी अपनी जुरिसडिक्शन है उसने उसको भी देखना है। तो इसी वजह से हाई कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए ये बर्डन सेशन कोर्ट पर शिफ्ट किया गया। अब हाई कोर्ट हर किस्म की पनिशमेंट दे सकता है, इवन दैट के जो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 53 पीपीसी के अंदर फॉल करती है, हाई कोर्ट उसके मुताबिक सज़ा दे सकता है। लाइक किसास, दियत, अर्श, दमन तज़ीर, लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। लाइक हाई कोर्ट को किसी से कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट चाहे तो डेथ पनिशमेंट भी दे सकता है। हाई कोर्ट चाहे किसी भी मुकदमे का ट्रायल खुद चला सकता है।
और हर सूबे में एक हाई कोर्ट होती है। आगे हम आ जाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन पे। कोर्ट ऑफ सेशन क्या है? हर ज़िले के अंदर एक कोर्ट ऑफ सेशन बनाया जाता है। कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली बनाने का जो मकसद है, उसका मकसद बेसिकली ये है कि ये एक पोर्शन ऑफ रेशियो को डिवाइड कर देता है। वो रेशियो क्या डिवाइड कर देता है कि अगर इशू अगर हमारे एक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्राइम है, अब उस क्राइम को देखने के लिए एडिशनल सेशन जज अपॉइंट किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेशन जज की असिस्टेंस करते हैं। एक सेशन जज होता है जिसके अंडर एडिशनल सेशन जजेस काम कर रहे होते हैं। अब वो एडिशनल सेशन जजेस की असिस्टेंस कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर इसकी सब क्लॉज 2 कहती है कि पावर टू आल्टर डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर तो चाहे सूबों की हदूदों को यूथ को कम और ज़्यादा कर सकती है, या फिर जो सूबे या डिवीज़न जो अब तक इस कानून के मुताबिक बने हुए हैं, अगर वो जब तक कोई और इसमें आल्टर या अमेंडमेंट नहीं कर देते या इसको मज़ीद तब्दील नहीं कर देते, तब तक वही नाफिजुल अमल रहेंगी। बेसिकली जो सेशन कोड क्या है इनका, सेशन कोड और एडिशनल सेशन, बेसिकली सेशन कोड हमारा क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में जो सबसे ज़्यादा ट्रायल देखता है वो हमारा ये कोर्ट ऑफ सेशन है। ये डेथ पनिशमेंट भी अनाउंस कर सकता है, लेकिन उसके लिए इसको कंफर्मेशन चाहिए होती है। ये नहीं कि कंफर्मेशन का मतलब ये है कि हाई कोर्ट जो है डेथ पनिशमेंट नहीं अनाउंस करता। हाई कोर्ट बिल्कुल डेथ पनिशमेंट अनाउंस कर सकता है, उसको किसी से कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस कंफर्मेशन का मकसद ये होता है कि अगर इसके अंदर कोई लीगल इशू तो नहीं रह गया, उस लीगल इशू को डील करने के लिए हाई कोर्ट से कंफर्मेशन ली जाती है। अब अथॉरिटी क्या है सेशन कोर्ट की? सेशन कोर्ट भी वो तमाम तर सज़ाएं जो अंडर सेक्शन 53 पीपीसी के अंदर फॉल करती हैं, कोर्ट ऑफ सेशन भी वो सज़ा दे सकता है। अब इसके अंदर जो हम इसका सेक्शन 8 है बेसिकली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीज़न। अगर सूबाई हुकूमत चाहे तो वो डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न के अंदर डिवाइड कर सकती है, इनको आल्टर कर सकती है, इनको पोर्शन वाइज तकसीम कर सकती है, और इन सब डिवीज़न की लिमिट्स भी बता सकती है। अब सेक्शन 9 जो बेसिकली हमारा इस कोर्ट ऑफ सेशन से रिलेटेड है, जो कि मैं पहले भी जैसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली हमारा सेकंड है, वो क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में हमारी ट्रायल कोर्ट आती है। अब बेसिकली कोर्ट ऑफ सेशन जो है, कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन हमारा हर किस्म का ट्रायल कर सकता है जो शेड्यूल 2 के अंदर ऑफेंसेस फॉल करते हैं। वो तमाम तर ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 10 साल से ज़ायद है, उनका ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन करता है। उससे कम जो हैं वो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट करते हैं उसका ट्रायल। अब मज़ीद उसके अंदर क्लासिफिकेशन बता दी गई है कि 1 से 3 साल जुर्म है तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा, अगर उसके अंदर 1 साल है तो 2 करेगा, अगर क्लास 3 का मजिस्ट्रेट है तो 1 मंथ की सज़ा दे सकता है और गालबन 5,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। वो सॉल्टरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है, और मज़ीद आगे उसके अंदर स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट भी हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो कोर्ट ऑफ सेशन की हद तक ये हमें पता होना चाहिए कि कोर्ट ऑफ सेशन का क्या इख्तियार है। मज़ीद हम आगे इसको पढ़ते हैं तो कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस एंड असिस्टेंट सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन इन वन और मोर सच कोर्ट। कहता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस और सेशन जजेस को अपॉइंट कर सकती है, जो अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं इन वन और मोर कोर्ट में जुरिसडिक्शन। उसके बाद सेक्शन 9 सब क्लास 4 ये कहता है सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो सेशन जज होगा एक डिवीजन का, उसको अपॉइंट करेगी सूबाई हुकूमत। उसको अपॉइंट करेगी सूबाई हुकूमत टू बी आल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ एन अदर डिवीजन एंड इन सच केस में सिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन ईदर डिवीजन एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में डायरेक्ट। वो किसी भी सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को अपॉइंट कर सकती है किसी भी नदर डिवीजन में, कि जहाँ पे बैठ के वो क्या करें, डिस्पोजल ऑफ केसेस के लिए, केसों के खात्मे के लिए वहाँ पे काम करें, वो जल्द से जल्द वहाँ पे केस को ख़त्म करें जब तक सूबाई हुकूमत उनको मजीद आगे कोई अहकाम जारी नहीं करती। ऑल कोर्ट ऑफ सेशन एग्जिस्टिंग व्हेन द कोड केम इनटू फोर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। कहता है वो तमाम कोर्ट ऑफ सेशन इस कोड के बामुताबिक काम करते रहेंगे जब से ये कानून नाफिजुल अमल हुआ है। मजीद इसमें आगे
सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट, मातहत मजिस्ट्रेट क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है? एज मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट और थर्ड क्लास इन एनी डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन लोकल एरिया विद इन सच पर्सन में एक्सरसाइज all or any of the power which may respectively be invested under this code. Local limit of the jurisdiction except as otherwise provided by such definition. The jurisdiction and power of such person shall extend throughout such district. कहता है सूबाई हुकूमत किसी भी बंदे को वो मुनासिब समझे तो मजिस्ट्रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो है वो किसी भी ज़िले के अंदर उस वक्त अपॉइंट कर सकती है। जो बेसिकली इसको अपॉइंट करने का मकसद ये है कि क्राइम रेशियो के मुताबिक जितनी हमें मजिस्ट्रेट को ज़रूरत है हम उसको लगा सकते हैं। जैसे कि लाइक हमारे यहाँ पे कैंट कचहरी है, लाहौर में ज़िला कचहरी है, मॉडल टाउन कचहरी है। अब इनको कैसे क्लासीफाई किया गया कि जो कैंट एरिया के डिवीज़न के जितने भी मजिस्ट्रेट हैं या थाने हैं वहाँ पे मजिस्ट्रेट बैठा दिए गए और उनके जुरिसडिक्शन में जितने भी थाने लगते हैं वो उनके सबॉर्डिनेट कर दिए गए। इसी तरह मॉडल टाउन कचहरी का और इसी तरह ज़िला कचहरी का। तो लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन कहता है except as otherwise provided by such definition the jurisdiction and power of such person shall extend it throughout such district। कहता है जैसे कि हम आगे मजीद जाके जब इसकी पावर से मुतल्लिक पढ़ेंगे सेक्शन 30 से ऑनवर्ड हम इसकी पावर पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसने कहा है कि जब तो उसके मुताबिक जो भी उसकी जुरिसडिक्शन और पावर बताई गई हैं वो अपने ज़िले के अंदर उसके मुताबिक काम करता रहेगा जब तक मज़ीद कोई यानी कि जब तक मज़ीद कोई उसकी पावर का मज़ीद बयान नहीं किया जाता। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट बेसिकली अंडर सेक्शन 30 के तहत अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये कौन से मजिस्ट्रेट होते हैं? ये वो मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको सूबाई हुकूमत इख्तियार देती है कि ये वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं। वैसे तो मजिस्ट्रेट 3 साल की सज़ा दे सकता है, लेकिन अगर उसको कोई लगे कि ये बंदा हबीचुअल ऑफेंडर है और इस बंदे ने पहले भी जुर्म किया है तो वो उसे 7 साल तक की सज़ा दे सकता है। और अगर वो उसको 7 साल की सज़ा दे देता है तो वो उसको किसके तहत देगा? वो उसको अपनी स्पेशल पावर जो उसको अंडर सेक्शन 30 के तहत प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया इसके अंदर वो डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की इस तरह की पनिशमेंट नहीं दे सकता, लेकिन वो 7 ईयर्स तक की पनिशमेंट दे सकता है। और बाकी मजिस्ट्रेट लाइक जिस तरह कोई भी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, अब वो किसी भी मुकदमे में 3 साल से ज़ायद तो सज़ा दे नहीं सकता। तो अगर उसको मिसाल के तौर पे उसके पास कोई मुकदमा आता है और उसके अंदर उसको पता लगता है कि यार इस बंदे की इस जुर्म के अंदर सज़ा 7 साल है लेकिन मैं तो 3 साल से ज़्यादा दे ही नहीं सकता, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो 526 526 सीआरपीसी के तहत उसको ट्रांसफ़र कर देगा कोर्ट ऑफ सेशन में और कोर्ट ऑफ सेशन आगे मुतलका उस एडिशनल सेशन जज को भेज देगी जो उस एरिया की लोकल जुरिसडिक्शन को डील कर रहा होगा। तो वो मुकदमा फिर उनके पास चला जाएगा। अब ये जो इख्तियार है बेसिकली अंडर सेक्शन 30 का ये पहले असिस्टेंट सेशन जजिस किया करते थे, लेकिन अब आके यही इख्तियार जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दे दिया है जो दफ़ा 30 के तहत 7 साल तक की सज़ा दे सकते हैं, लेकिन डेथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की पनिशमेंट वो नहीं दे सकते। अब मजिस्ट्रेट को इस तरह मज़ीद क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश है? क्योंकि बाज़ पीपीसी के ऑफेंस ऐसे हैं जिसके अंदर जुराइम की सज़ा और नोयत कम है, तो उनको इस तरह से क्लासीफाई किया गया है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के अंदर वो तमाम बड़े से छोटा ऑफेंस डील करते रहें और जिसके अंदर कोर्ट के अंदर जो प्रोसेस है प्रोसिक्यूशन का वो भी बेहतर तरीके से डील होता रहे। अब बेसिकली ये जो स्पेशल मजिस्ट्रेट हैं जिस तरह अब जिस तरह कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट हम एक पढ़ते हैं, अब वो भी जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं जो क्या करते हैं? उनका रिमांड देते हैं। अब ये कोरोना के दिनों में भी जो मजिस्ट्रेट थे वो डील कर रहे थे, जो काइट फ्लाइंग एक्ट को डील करते हैं और वो दूसरा ये हमारे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट को देखते हैं। उसके अलावा एक दो और हमारे स्पेशल लॉज हैं, वो मज़ीद इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में जब हम अपने स्पेशल लॉज के ऊपर बनाएंगे तो उसके अंदर हम इनका भी मज़ीद डिस्कस करेंगे। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट हम उनका बिल्कुल रिमांड प्रोसीजर से आगे से लेकर चलेंगे उनको। बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट पे आ जाते हैं जी। बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है?
दो या दो से ज्यादा बंदों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इकट्ठा बिठा सकती है किसी भी बेंच में एज मे ऑर्डर इन्वेस्ट सच बेंच विद एनी वन ऑफ द पावर कन्फर्ड। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो दो या दो से ज्यादा बंदों को मजिस्ट्रेट जो दो या दो से ज्यादा बंदों को इकट्ठा बढ़ा सकती है एज अ बेंच, जो क्या कर सकते हैं, कोई ऑर्डर कर सकते हैं किसी से भी रिलेटेड, जो भी उनकी पावर, जिस पावर के तहत वो अपॉइंट हुए हैं। अगर अंडर सेक्शन 30 के दो मजिस्ट्रेट हैं तो उनकी जो पावर है बेंच के मुताबिक वही रहेगी उनकी पावर। और कन्फरेबल by or under the code on a magistrate first class, third class, second class or third class and directed to exercise such power in case or such cases classes only within a local limit as the provincial government thinks fit। वही बात कि इसी तरह ही फर्स्ट क्लास को अगर कोई ऑफेंस डील करता है तो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट बैठेंगे, सेकंड क्लास को डील करता है तो सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट बैठेंगे, और कौन से मजिस्ट्रेट बैठेंगे जो अपने लोकल लिमिट को डील कर रहे होंगे जो उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बता रखी है। पावर टू फ्रेम रूल्स फॉर गाइडलाइंस ऑफ बेंच। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो वक्तन फ़वक्तन ऐसे कवानीन बनाती रहेगी जो मजिस्ट्रेट और बेंचेस से मुतल्लिक और ज़िले से मुतल्लिक उनको बताती रहेगी कि वो उनकी क्या पावर्स हैं, उनके क्या इख्तियारात हैं, उन्होंने बेंचेस के हवाले से देखना है तो कैसे देखना है, वो क्या करेंगे, द क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड, के वो कौन सी केसेस को ट्राइड कर सकते हैं, द टाइम एंड प्लेसेस, उन्होंने कहाँ बैठना है, उस बेंच ने कब बैठना है, वो बेंच कैसे तश्कील होगा, कौन तश्कील देगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच फॉर कंडक्टिंग ट्रायल, द मोड ऑफ सेटलिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विच में अराइज बिटवीन द मजिस्ट्रेट एंड इन सेशन। यानी कि द मोड ऑफ सेटलिंग डिफरेंसेस, तो उनके अंदर अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया तो वो कैसे, ये मोस्टली हमें हाई कोर्ट में देखने को मिलता है। जैसे कि अब डबल बेंच बैठा है और अगर डबल बेंच के फैसले, अगर एक बंदे का फैसला, हमारे एक जस्टिस साहब का फैसला हो रहा है और एक जस्टिस साहब का फैसला हो रहा है, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया है, तो फिर वो केस चीफ साहब को भेज दिया जाएगा जो किसी और जज साहब को एज अ रेफरी जज वो फैसला भेजेंगे। फिर उनके फैसले पे जो भी वो फैसला करेंगे, अगर वो हक में करते हैं किसी के अगेंस्ट करते हैं, तो अगर वो अगेंस्ट करते हैं तो अगर दूसरे जज साहब ने भी अगेंस्ट दिया होगा तो दोनों के अगर दो फैसले अगेंस्ट आ गए तो फिर वो अपील डिसमिस हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो हमें बेंचेस से रिलेटेड है, ये हमें बेंच बेसिकली में हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमें ये सब देखने को मिलते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर होगा वो हमारा पावर ऑफ मजिस्ट्रेट्स के ऊपर होगा, जो इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगा। मज़ीद इसका सेक्शन 17 ये कहता है सबॉर्डिनेशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस ऑफ सेशन जजेस, यानी कि वही बात जो बेंच 12, 13 और 14 के तहत बनेगा, 14 के तहत या 15 के तहत बनेगा, शेल बी सबॉर्डिनेट टू सेशन जज, वो सेशन जजेस के मातहत काम करेंगे और वक्तन फ़वक्तन स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस कोर्ट एंड एनी रूल फ्रेम बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 16 एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस और अमंग सच मजिस्ट्रेट एंड बेंचेस, यानी कि वो तमाम तर मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 12, 13 एंड 14 के तहत काम कर रहे हैं, ऑल बेंचेस कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 15, यानी कि वो तमाम तर मजिस्ट्रेट सेक्शन 12, 13 और 14 के तहत जो बेंचेस काम कर रहे हैं वो 15 के तहत मातहत होंगे सेशन जजेस के, और वो वक्तन फ़वक्तन उनको स्पेशल ऑर्डर्स के ज़रिए बताते रहेंगे कि इसके अंदर कहाँ पे कौन से रूल में चेंजिंग की ज़रूरत है। तमाम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 13 और 14 के मुताबिक हैं वो सबॉर्डिनेट होंगे किसके, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और एवरी एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट होगा वो किसके सबॉर्डिनेट होगा, अपने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के। हाउ एवर टू द जनरल कंट्रोल टू ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वैसे तो अमूमी तौर पे जो भी होल्ड होता है मजिस्ट्रेरियल लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का ही होता है, जिनकी सुपरविजन होती है और उसके अंदर तमाम तर मजिस्ट्रेट काम कर रहे होते हैं। सबॉर्डिनेट ऑफ असिस्टेंट सेशन जजेस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये जो असिस्टेंट सेशन जजेस की ये जो प्रोविज़न है, ये बेसिकली ये प्रोविज़न बहुत पहले थी, लेकिन अब आके ये पावर भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को दे दी गई है बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, जिसके तहत ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो हैं सेक्शन 30 की पावर जो है उसके तहत मुकदमों का ट्रायल करते हैं, जिसके अंदर किसी भी जुर्म की सज़ा अगर 7 साल है तो सेक्शन 30 के जो मजिस्ट्रेट हैं वो इसको डील करते हैं। और ये जो तमाम तर असिस्टेंट सेशन जजेस होते हैं ये सेशन जजेस के सबॉर्डिनेट होते हैं। और सेशन जजेस जो होते हैं, अगर मिसाल के तौर पे अगर सेशन जज साहब
छुट्टी पर चले गए हैं। तो सेशन जज साहब के मातहत जो भी सीनियर एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज जो भी उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में आता होगा या जो भी उनकी उस एप्लीकेशन को लीव की डील करता होगा वो उनकी गैर मौजूदगी में काम करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट को जिक्र करेंगे और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अहम चैप्टर है चैप्टर 14 और उसके बाद हमारा चैप्टर 39 जो कि हमारा बेल से रिलेटेड है उसको भी हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेल और चैप्टर 14 के ऊपर होगा।